हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ एकादश। एकादश मतलब 11, पाठ 11 11 हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। बच्चों, आपने आज से पहले कहीं ना कहीं इतिहास में सावित्रीबाई फुले का नाम जरूर पढ़ा होगा। ये एक बहुत बड़ी महान आदर्श महिला हुई हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और महाराष्ट्र में रह करके इन्होंने बचपन से ही महिलाओं की शिक्षा के लिए, बालिका की शिक्षा के लिए काम किया। बच्चों, आप सभी देखते होंगे कि आज भी हमारे गांव में बालिकाएं जो हैं वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हैं। उनके परिवार के लोग उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए अभी तक भी नहीं भेज रहे हैं। गाँव में आज भी बालिकाएँ स्कूल नहीं जा पाती हैं और जो उनकी माताएं होती हैं, जो बड़ी महिलाएं होती हैं, वो तो अधिकांश अशिक्षित होती हैं, कभी स्कूल ही नहीं गई होती हैं। लेकिन इनके लिए काम करने वाली महिला थी सावित्रीबाई फुले, जो कि महिलाओं की शिक्षा को बड़ा महत्व देती थी। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, जो भेदभाव, छुआछूत होता है और महिलाओं को जिस प्रकार से पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित, मारा पीटा जाता है, इस सभी के लिए उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, लग कर के काम किया और हर जगह जागृति फैलाई। जात पात के बंधन को तोड़ने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया था। इनको हम आज भी एक आदर्श महिला के तौर पर देखते हैं। इन्होंने जीवन में जो कुछ संघर्ष किया, महिलाओं के लिए जो कार्य किए, इसका वर्णन करने के लिए बहुत समय चाहिए। इनके जो कार्य हैं वो बड़े महान हैं। तो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और सावित्रीबाई फुले ने क्या कुछ किया, उनका जीवन कैसा था, उसके बारे में यह पाठ में वर्णन किया गया है। तो एकाग्रता के साथ आप इस पाठ को पढ़िएगा। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं पाठ एकादश। एकादश माने पाठ 11। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र में जो महिला रास्ते में जा रही है, जिनके हाथ में पुस्तक है, वो महिला है सावित्रीबाई फुले। और आप देख रहे होंगे रास्ते में दो तरफ दो लोग खड़े हैं। वे एक तो तीन जो फेंक रहे हैं वो पत्थर हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, और जो उनके पास में है वो उनके ऊपर धूल मिट्टी कंकड़ फेंक रही है। ये जो हैं ये सावित्रीबाई फुले को परेशान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र के अंदर पहली बार महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला और लड़कियों को वो विद्यालय ले जा कर के पढ़ाती थी। तो उस समय के लोग जो हैं वो लड़कियों को, बालिकाओं को शिक्षा दिलाने के खिलाफ थे। वो सोचते थे कि लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेगी, लड़कियां पढ़ने लिखने लायक होती ही नहीं है। और जो सावित्रीबाई फुले उनको पढ़ाना लिखाना चाहती थी, तो उनके ऊपर वे धूल मिट्टी फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, उनका खूब मजाक उड़ाते थे। रास्ते में ग्रुप बना करके लोग उनको बहुत चिढ़ाते थे, ताकि वो अपना ये जो कर्तव्य है, जो उन्होंने सपना सोचा है कि वे हर बालिका को शिक्षा दिला सके, इस सपने को वो छोड़ दें, इस रास्ते से वो हट जाएं और बालिकाओं को, महिलाओं को जो स्कूल खोला है इसको बंद कर दें। लोग यही चाहते थे, इसलिए इतना उनको परेशान करते थे। लेकिन सावित्रीबाई फुले बहुत बड़ी महान महिला थी। उन्होंने इन सबको सहते रहा, सारी परेशानियां झेलती रही, लेकिन कभी भी उन्होंने जो अपना ये जो संकल्प था, जो उनका ये सपना था कि हर बच्ची पढ़े, वो कभी नहीं छोड़ा। उसके बदले में खूब परेशानियां झेली। इतनी महान महिला थी सावित्रीबाई फुले, जिनका ये चित्र आप देख रहे हैं। अब आइए इस पाठ को हम शुरू करें। सबसे पहले आप सभी देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन में ऊपर की तरफ हिंदी भाषा में ये 5 लाइन जो दी गई है, ये इस पाठ का परिचय है, इस पाठ की भूमिका है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि पाठ कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। लिखा है, शिक्षा हमारा अधिकार है। ये तो है, आप सभी का अधिकार है शिक्षा, जानते ही आप सब। हमारे समाज में कई समुदाय लंबे समय तक वंचित रहे हैं। सही बात है, हमारे समाज में कई सारे लोग जो हैं वो लंबे समय तक एक प्रकार से वंचित रहे हैं। किससे? पढ़ाई से, शिक्षा से और बाकी अपने अधिकारों से, फैसिलिटीज़ से। काफ़ी लंबे समय तक उनको कुछ नहीं मिला है। कई लोग थे समाज में ऐसे, उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। सही बात है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता था। अवरोध मतलब होता है रुकावट, परेशानियाँ। लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी है। सही बात है। प्रस्तुत पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली
प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। यानी ये जो पाठ है ना हमारा, ये प्रातः स्मरणीय है, जिनका हम सुबह सुबह स्मरण कर सकते हैं तो हमारा दिन अच्छा शुभ जा सकता है। प्रातः स्मरणीय मतलब सुबह सुबह जिसका हम स्मरण करें तो दिन अच्छा चला जाए। सुबह सुबह हम सभी किसका स्मरण करते हैं उठने के बाद? भगवान का। हम सभी भगवान को याद करते हैं तो हमारा दिन अच्छा जाता है, उन्हें बोलते हैं प्रातः स्मरणीय। आगे लिखा हुआ है अनुकरणीय। अनुकरणीय मतलब जिसको हम एक प्रकार से फॉलो कर सकते हैं, जिनकी बताई हुई बातों पर या रास्ते पे हम चल सकते हैं, उसे कहते हैं अनुकरणीय। अनुकरणीय महिला शिरोमणि, यानी महिलाओं में शिरोमणि जो सबसे ऊपर हैं, सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं, शिरोमणि जो सबसे ऊपर हैं, सावित्रीबाई फुले के योगदान पर ये पाठ है, जिन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके जो उनके अधिकार थे ये दिलाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। ये था आपका पाठ का परिचय, पाठ की भूमिका। अब हम ध्यान से इस पाठ को पढ़ते हैं। आप सभी भी एकाग्रता के साथ एक एक लाइन, एक एक शब्द का ध्यान रखिएगा। लिखा है ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, यानी ऊपर बने हुए इस चित्र को देखो। यदि इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का लगता है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, ये सामान्य पाठशाला नहीं है, कोई छोटी मोटी पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथम कन्या पाठशाला, यानी ये महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। महिलाओं के, बालिकाओं के लिए महाराष्ट्र में पहली स्कूल जो खोली गई थी वो है ये। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर के चलती हैं। आदाय मतलब लेकर के, चलती मतलब चलती हैं। मार्गे कश्चित तस्य ऊपरी, मार्ग में कोई, तस्य मतलब उनके, ऊपरी मतलब ऊपर, धूलिम कश्चित च प्रस्तरखंडान, कोई उनके ऊपर धूलिम, धूलिम मतलब धूल, मिट्टी, और कोई प्रस्तरखंडान, प्रस्तरखंडान मतलब पत्थर के टुकड़े, प्रस्तार खंडन मतलब होता है पत्थर के टुकड़े। तो रास्ते में कोई उनके ऊपर धूल तो कोई पत्थर के टुकड़े, क्षिपति, क्षिप्ति फेंकता है, गिराता है, कोई उनके ऊपर रास्ते में धूल, मिट्टी या पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा दृढ़ निश्चयात् न विचलयति, लेकिन वह अपने मजबूत इरादे, पक्के इरादे, दृढ़ निश्चय मतलब होता है ना पक्का विश्वास, मजबूत इरादे से न विचलयति, वह न विचलती, विचलित नहीं होती है, उसे छोड़ती नहीं है। विचलती मतलब विचलित होना, छोड़ देना, हट जाना। न विचलती, वैसे अलग नहीं होती है, किससे? अपने मजबूत इरादों से। स्वविद्यालय कन्याभिः सविनोदम अलापन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति, अपने विद्यालय में, स्वविद्यालय मतलब क्या होता है? अपने विद्यालय में। कन्या भी मतलब कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए, अपने विद्यालय में कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए सविनोदम मतलब विनोद के साथ, स मतलब साथ, किसके साथ? विनोद यानी मजाक के साथ, आनंद के साथ, सविनोदम यानी मजाक आनंद के साथ। अलापंती मतलब बातें करती हुई। ये जो शब्द लिखा है पहली लाइन के एंड में, अलापंती मतलब क्या होता है? मतलब बात करती हुई। सा अध्यापने संलग्ना भवति, सा यानी वह, या वह मतलब कौन? सावित्रीबाई फुले। स्त्रीलिंग है सा शब्द, इसलिए बोला गया सा, स्त्रीलिंग है सावित्रीबाई फुले। अध्यापने मतलब पढ़ाने में। अध्यापन मतलब होता है पढ़ाना, और अध्ययन मतलब होता है पढ़ना। दो शब्द होते हैं, अध्ययन और अध्यापन। आपने पढ़े होंगे। अध्ययन मतलब तो पढ़ना, जो आप सभी पढ़ते हैं, और एक होता है अध्यापन। अध्यापन मतलब जो आपको टीचर पढ़ाते हैं, उसे बोलते हैं अध्यापन कराना। तो ये अध्यापने संलग्ना भवति, अध्यापन में लगी रहती थी। कैसे? अपने विद्यालय में बच्चों के साथ, कन्याओं के साथ हंसी मजाक के साथ। सविनोदम मतलब हंसी मजाक करते हुए। अलापंती मतलब बातचीत करते हुए, हंसी मजाक के साथ बात करती हुई पढ़ाई में, उनको पढ़ाने में लगी रहती थी।
तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव चलति, कि इसके साथ स्वकीयम यानी अपना अध्ययन भी, अध्ययनम अपि अध्ययन भी सहैव साथ ही चलता रहता था। किनका? उनका। स्वकीयम, स्व मतलब अपना, कियम यानी करते रहते थे। इसके साथ ही वे अपना अध्ययन भी उनका जो है चलता रहता था। केयम महिला, कौन है ये महिला? प्रश्नवाचक बना हुआ है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो एक प्रकार से पूछा जा रहा है। प्रश्नवाचक कोई चिन्ह है तो कोई आपसे पूछ रहा है, कोई प्रश्न है, तो इसको कैसे बोलेंगे? केयम महिला, कौन है ये महिला? आगे लिखा हुआ है केयम महिला यानी कौन है ये महिला। तीसरी लाइन में ध्यान दीजिए, लिखा है यूयम अपि यूयम इमाम महिलाम जानिथ, क्या हम सब इस महिला को जानते हैं? प्रश्नवाचक है। तीसरी लाइन में लिखा हुआ है अपि यूयम इमाम महिलाम जानिथ, क्या हम सब इस महिला को जानते हैं? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यानी यह ही महाराष्ट्र की, पूरा एक राज्य है महाराष्ट्र, आप सभी को पता होगा, आपने देखा होगा, जैसे कि एसएसटी में पढ़ा होगा, आपके जीके है उसमें भी आता है अक्सर। भारत के बड़े बड़े स्टेट्स, सब स्टेट्स के नाम पूछे जाते हैं, आपको याद भी होंगे, पढ़े होंगे आपने। जैसा हमारा राजस्थान पूरा एक राज्य है इतना बड़ा, उसी प्रकार महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है। तो ये बोला गया है इयमेव महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यानी ये ही, इयम यानी ये, एव लिखा हुआ एम प्लस एव, यानी ये ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम वाली है। कौन है ये? महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेय नाम वाली है। अब सेकंड नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। लिखा है जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी महीने के तीसरे दिन। जनवरी महीने का तीसरा दिन यानी क्या हुआ? 3 जनवरी। जनवरी पूरा महीना होता है, इसका तीसरा दिन लिखा हुआ है तृतीय दिवसे, मतलब 3 जनवरी। अब लिखा हुआ है संस्कृत में ये गिनती है 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। अजायत मतलब क्या होता है? पैदा हुई। ठीक है, अजायत मतलब जो है सेकंड पैराग्राफ का सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड लिखा हुआ है ना, अजायत। अजायत मतलब क्या होता है? पैदा हुई। कब हुई थी? लिखा है, शुरू से ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी महीने के तीसरे दिन, सन है 1831। ये गिनती संस्कृत में, हिंदी में लिखी हुई है, इसे बोलते हैं 1831। अब 1831 जो होता है उसको अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? उसको अंग्रेजी में बोलते हैं 1831 या 1831। 1831 यानी कि 1831 ख्रीस्ताब्द यानी ईस्वी सन में महाराष्ट्र के नायगांव नामनी स्थाने, कौन से स्थान पर? नायगांव। नायगांव नाम के स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री हुई थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसमें उनका डेट ऑफ बर्थ और इसके साथ उनका डेट ऑफ प्लेस दोनों दिया हुआ है। कब हुई थी याद कीजिए, लिखा हुआ है जनवरी महीने की तीसरी तारीख 3 जनवरी 1831। 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नाम के स्थान पर सावित्री हुई थी। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। अभिहितौ जो ये शब्द है इसका मतलब क्या होता है? कहे गए हैं, कहे गए हैं, बताए गए हैं। तो ये सेकंड पैराग्राफ का थर्ड लाइन का सबसे लास्ट वर्ड जो लिखा है अभिहितौ, मतलब कहे गए हैं या बताए गए हैं। तस्या माता, अब लाइन का अर्थ देखते हैं हम। लिखा है तस्या माता यानी उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी ऐसे कहे गए हैं। इनके नाम जो हैं क्या हैं? माता का नाम है लक्ष्मीबाई। कौन सी लक्ष्मीबाई? वो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो नहीं है, ये वो अलग हैं। अब ये ना सोच लें कि इतिहास में आता है महाराष्ट्र में सोच रहे हों कि आप लोग रानी लक्ष्मीबाई हुई हों। भाई एक ही नाम के बहुत सारे लोग होते हैं ना, वैसे ही है लक्ष्मीबाई, इनकी माता का नाम है और पिता का नाम है खंडोजी। क्या नाम है? खंडोजी।
सेकंड पैराग्राफ की 4th लाइन पर ध्यान देते हैं। लिखा है नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता मतलब क्या होता है? ब्याई गई हो जो, या जिसका विवाह किया गया हो। परिणीता बहुत अच्छा शब्द है, बहुत लोगों का नाम भी होता है परिणीता। तो परिणीता मतलब ब्याई गई हो जो। क्या हुआ इस लाइन, चौथी लाइन का पूरा अर्थ हम समझते हैं। 9 साल की उम्र में वे ज्योतिबा फुले महोदय के साथ में ब्याई गई थी। आगे लिखा हुआ है 5वीं लाइन, ध्यान दीजिए, सेकंड पैराग्राफ की 5वीं लाइन में है हम। सो अपि इदानीं 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्। सो अपि स प्लस अपि वह भी इस समय 13 यानी 13 वर्ष के ही थे। वे भी इस समय 13 वर्ष के ही थे। कौन थे? जो इनके पति, जिनका नाम था ज्योतिबा फुले। जब इनकी शादी हुई थी उस समय उनके पति तो 13 वर्ष के थे, और ये कितने वर्ष की थी? चौथी लाइन में पहला वर्ड लिखा हुआ है नववर्ष देशिया, 9 साल की ये थी, यानी 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। और जो इनके पतिदेव थे उनकी उम्र थी 13 वर्ष। इनके पतिदेव का नाम क्या था? ज्योतिबा फुले, जो कि बहुत बड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं। जितना नाम, जितना आदर इन सावित्रीबाई फुले का है, उतना ही नाम, उतना ही आदर सम्मान महाराष्ट्र में और पूरे भारत में इनके पति ज्योतिबा फुले का भी है। अब आगे इतिहास में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा जो ज्योतिबा फुले कितने महान व्यक्ति थे, जो कि इनके पति थे। शादी के समय उनकी उम्र कितनी थी? 13 साल। और हम जो पाठ में पढ़ रहे हैं सावित्रीबाई फुले, इनकी उम्र कितनी थी? 9 वर्ष। आइए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है यतो ही स स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। यानी वो जो है वो ही, कौन? ज्योतिबा फुले, जो 13 साल के थे इस समय, तो उनके बारे में दिया है वे भी। सावित्रीबाई फुले के जो पति हैं उनके लिए दिया है वे ही स, यानी वह, पुल्लिंग है ना इसलिए। स्त्री शिक्षा मतलब महिलाओं की जो शिक्षा हो, बालिका शिक्षा। प्रबल समर्थक से, उनके प्रबल समर्थक थे, पक्के सपोर्टर थे। वो चाहते थे बालिकाओं को, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनमभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में जो स्थित अध्ययन की अभिलाषा थी, अध्ययनाभिलाषा मतलब अध्ययन की, पढ़ाई की जो इच्छा थी, अभिलाषा मतलब इच्छा थी, उत्साहम प्राप्तवती, उससे उत्साह मिला कि मेरे पति जो हैं वो तो चाहते हैं कि महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए, वो इसके सपोर्टर हैं। तो इनके मन में था कि मैं बहुत पढ़ूं लिखूं, तो इसके लिए इनका जो एक उत्साह था, अभिलाषा की जो उत्साह थी वो बढ़ गई। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषाय अपि अध्ययनम कृतः। इनके आग्रह करने पर वह अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन करने लगी। किनके आग्रह करने पर? उनके पतिदेव ज्योतिबा फुले के आग्रह निवेदन करने पर ये अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा का भी अध्ययन करने लगी। आगे दिया हुआ है 1848, ये जो दिया है हमारा पैराग्राफ, ये जो नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, इसमें जो तारीख लिखी है ये सबसे ऊपर पहली लाइन में, इसे बोलते हैं 1848, यानी कि 1848। 1848 1848 नोट कर लीजिएगा इसको ध्यान से। 1848 तमे ख्रिस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत, यानी आरंभ किया। क्या आरभत मतलब क्या आरंभ किया? बोला है 1848 में पुणे नगर में सावित्री और ज्योतिबा महोदय ने, सह मतलब साथ में, कन्याओं के लिए प्रदेश में पहला विद्यालय आरभत यानी आरंभ किया। कब किया था? 1848 में सावित्रीबाई फुले और इनके पति ज्योतिबा फुले ने आपस में मिलकर के महाराष्ट्र का पहला बालिकाओं के लिए विद्यालय को आरंभ किया था। तदानीम सा केवलम 7 वर्ष देशीया आसीत। उस समय वे केवल सप्तदश यानी 17 साल की थी।
देखिए कितनी बड़ी बात है। जब बालिकाओं के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल जब खोला अपने पति के साथ मिलकर, उस समय केवल वो 17 साल की थी, 17 ईयर्स ओल्ड। जिस उम्र में आज के बच्चे 12th क्लास पास करते हैं या 11th क्लास में होते हैं, 17 साल के बच्चे या तो 11th में होते हैं या 12th पास कर लेते हैं, 12th में होते हैं। उस समय इन्होंने पूरे स्टेट के लिए सबसे पहले महिलाओं का विद्यालय खोला अपने पति के साथ मिलकर, इतनी छोटी उम्र में। समझ लीजिए, आप देख लीजिए, जिस उम्र के आप होंगे आपसे शायद 3-4 साल ही बड़ी रही होंगी। सोचिए कितना महान काम किया इन्होंने। आगे लिखा हुआ है 1851 तमे ख्रिस्ताब्दे अप्रशतवाद तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरं विद्यालयः प्रारब्धः। अर्थात 1851 1851, इस सन को क्या बोलते हैं? 1851, यानी कि 1851 ईस्वी सन में इन्होंने अस्पृश्यतवाद यानी कि छुआछूत, जातिवाद होता है, छुआछूत नहीं होती है, मतलब पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। ये बहुत पुरानी बात है। उस समय लोग एक दूसरे के टच नहीं होते थे, जाति पात का बहुत भेदभाव करते थे, तो इसको बोलते हैं अस्पृश्यतवाद यानी कि छुआछूत। तिरस्कृतस्य मतलब उनसे तिरस्कृत हुई, छुआछूत के कारण जो तिरस्कृत हुई है, अपमानित हुई है। समुदाय से उन समुदाय के समूह के बालिकाओं के लिए, बालिकानां कृते यानी बालिकाओं के लिए, पृथक्तया मतलब अलग से, पृथक्तया मतलब अलग से, तया अपरम विद्यालय प्रारब्ध, उन्होंने अपरम मतलब अलग से विद्यालय प्रारंभ किया, उन्होंने अलग से विद्यालय शुरू किया। देखिए मतलब क्या हुआ, 1951 में इन्होंने छुआछूत के कारण जो तिरस्कृत अपमानित हुई समुदाय की बालिका हैं, उन बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय को प्रारंभ किया। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, हम ध्यान से पढ़िए। पहली लाइन में लिखा है सामाजिक कुरीतीनां सावित्रीं मुखर विरोधम अकरोत, कि सामाजिक कुरीतियों का सावित्री मुखर होकर के मतलब खुल करके बोल करके, जो खुल के बोलना जो होता है ना, एकदम खुल करके जो हम बोलते हैं कभी भी किसी बात को, उसे बोलते हैं मुखरम, मुख से खुल करके बोलना। विरोधम अकरोत, इन्होंने विरोध किया, खुल करके बोलते हुए विरोध किया। किसका? सामाजिक कुरीतियों का। अब सामाजिक कुरीति क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, जैसे बाल विवाह, ये सामाजिक कुरीति है। छोटी उम्र में बच्चों की शादी करा देंगे, वो बच्चों को उस समय अपना आपका नहीं पता, उस समय जब बच्चे नासमझ होते हैं तब उनकी शादी करा देते हैं। ये गैर कानूनी है आज तो, इसलिए अब तो बहुत ही कम होता है। तो ये सामाजिक कुरीति है। उसके अलावा था पहले दहेज प्रथा, शादी के समय दहेज बहुत लिया जाता था। जो बालिका है लड़की के घर वालों से खूब दहेज लेते थे खुलेआम, जो नहीं देता था उससे शादी नहीं कर पाते थे, या जो बहुत गरीब होता था बेचारा उसकी कन्या से कोई शादी नहीं करते थे, खुलेआम दहेज मांगते थे। ये कुरीतियाँ थी। सती प्रथा यानी कि आदमी औरत की आपस में शादी हुई और शादी के मान लो जब भी पति का देहांत होगा, चाहे वो 20 साल बाद हो या 2 दिन बाद हो, किसी कारणवश शादी के 2 दिन बाद ही पति मर गया या 20 साल बाद पति मर गया, तो पत्नी को उसके साथ उसकी अग्नि में जो शव जो होता था, जहाँ उसको मुखाग्नि दी जाती थी, उसके साथ ही अपने आप को भी समाप्त करना होता था। उसी अग्नि में खुद को जल करके अपना जीवन भी समाप्त कर लेना पड़ता था। ये बहुत बुरी प्रथा थी, सती प्रथा। तो ये कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियों की जो हम बात कर रहे हैं ना, इसमें इसको भी हम गिन सकते हैं। छुआछूत है, जातिवाद है, पक्षवाद है, ये जितने भी एक प्रकार से होता है ना, अलग अलग भेदभाव करना, इन्हें बोलते हैं सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर होकर के खुल करके विरोध किया था। अकरोत, अकरोत मतलब किया। आगे देखिए लिखा हुआ है विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापित ही मिलिता, कि विधवाओं के, विधवाना मतलब विधवाओं के शिरोमुंडन से, सिर का जो मुंडन के निराकरण के लिए। विधवाओं का एक ज़माने में क्या होता था, जब कोई महिला विधवा हो जाती थी बेचारी, क्योंकि उसमें उसका तो कोई बस है नहीं, कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी जो विधवा होना चाहती है, बहुत बड़ा दुख होता है, जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है किसी का। तो इसमें लिखा है विधवाओं के, जब विधवा हो जाती थी महिलाएं, उसके बाद उनका शिरोमुंडन,
सिर का मुंडन कर दिया जाता था, अर्थात उनके सिर के पूरे बाल उतार लिए जाते थे। तो इसके निराकरण के लिए, इसको बंद करने के लिए सा मतलब वह, यानी कौन, सावित्रीबाई फुले साक्षात मतलब खुद जाकर के, साक्षात मतलब खुद स्वयं, नापिते ही मिलिता, नापिते मतलब होता है जो हम लोगों के बाल काटते हैं, जिनकी दुकानें होती हैं, हम जाते हैं तो जो हमारे बाल काटते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं नापितई। तो ये गई नापितों से मिली। आगे लिखा हुआ है फलतः केचन नापितः अस्या रूढ़ो सहभागितम अतजयन। क्या हुआ कि फलतः फल से मतलब क्या हुआ, ये जाके सबसे मिलती थी तो उसका फलतः फल क्या मिला, केचन नापिता, कुछ नापिता यानी कि बाल काटने वालों ने, अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अतजयत, यानी कि इस रूढ़िवादी जो परंपरा है, जो कुरीति है, इस रूढ़ी से, इस कुरीति से, ये जो रिवाज है, रूढ़ी मतलब रिवाज से, सहभागिताम यानी अपने आप को इसमें मिलाने से, अतजयन, अतजयन मतलब अलग कर लिया, अलग हो गए उनकी बातों से प्रभावित होकर के। जो लोग जाते थे बाल काटने वाले, तो वे लोग जो हैं उन्होंने इस रूढ़ी से, इस रिवाज से खुद को अलग कर लिया कि हम इसमें अब इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि किसी औरत के बाल काटने, मुंडन करने चले जाएं, ये अब नहीं करेंगे हम। तो ये किसकी वजह से हुआ था, सावित्रीबाई फुले से, क्योंकि ये इस बात का विरोध करती थी और जाकर के इन्होंने जो बाल काटने वाले हमारे हेयर ड्रेसर होते हैं उनके वहाँ गई और उनसे बातचीत की कि आप लोग इस तरह के रिवाज में भाग मत लिया करो। तो ये समझ गए, फल मिला इनको कि इन्होंने उसको अब इस रूढ़ी से खुद को अलग कर लिया। तीसरी लाइन में लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे, एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। बहुत बड़ी लाइन है, एक साथ समझना एक एक शब्द का। एकदा यानी एक बार, सावित्र्या मार्गे दृष्टम, सावित्री रास्ते में देखती हैं, यत यानी कि, कूपम, कूपम मतलब कुआं, निकषा मतलब पास में, शीर्ण वस्त्रावृता फटे हुए, शीर्ण मतलब होता है फटे पुराने, शीर्ण वस्त्रावृता वस्त्रों वाली, वस्त्रों को पहने हुए, तथा कथित जो बताई गई हैं, निम्न जातियाँ, नीच जो निम्न वर्ग होता है, निम्न वर्ग की जातियों वाली, काश्चित यानी कोई नारी, जलम पातुम जल पीने के लिए, याचनते स्म मांग रही थी। इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक बार सावित्री ने देखा कि रास्ते में कुएं के पास में कोई फटे पुराने वस्त्र पहने हुए बताई जा रही निम्न जाति की, निम्न वर्ग की कोई महिला जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः, और उच्च वर्ग की, ऊंची जाति की जो महिलाएं थीं, उच्च वर्गीय यानी उच्च वर्ग की महिलाओं द्वारा उपहासम कुर्वन्तः, उनका उपहास उड़ाया जा रहा था, उपहास किया जा रहा था। उपहास मतलब मजाक, उनका मजाक किया जा रहा था, उनको चिढ़ाया जा रहा था। खूबात जलोद्धरणम अवारयन, और उनको कुएं से जल को धारण करने से मना किया जा रहा था, नहीं दिया जा रहा था, उनको कुएं से जल लेने से अवारयन यानी रोका जा रहा था। सावित्री एतम अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, यानी कि सावित्री ने क्या किया कि ये जो अपमान है इसको वह सोढ़ुम मतलब सहन करना, ना मतलब नहीं, शक्नोत यानी कर सकती थी। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकती थी। सा तः स्त्रियः निज गृहम नीतवती, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन स्त्रियों को अपने घर पर ले आई। नीतवती मतलब लेकर आई, वे उन स्त्रियों को अपने घर पर लेके आई। तड़ागम दृश्यत्वा, तड़ाग यानी तालाब दिखा करके, अकथयत यानी बोला कि यथेष्टम जलम नयत, यहाँ जो ये जल है ये ले लीजिए। उन्होंने उनको, स्त्रियों को अपने घर लाया और ला करके तालाब दिखा के बोला कि यहाँ जो जल है इसे ले लीजिए। सार्वजनिकोयम तड़ागः, यह तड़ाग जो है सभी के लिए सार्वजनिक है, सभी आ सकते हैं, सबके लिए है।
अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, हमारे जल ग्रहण करने में कोई भी जाति का, जाति अलग अलग जातियों का बंधन नास्ति नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ जल ग्रहण करने में कोई भी जाति पात का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रयाश्च पक्ष सर्वदा समर्थिता, कि वह मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता यानी एक प्रकार के समान साथ लेके चलें, समान सेम, और स्वतंत्र मतलब आज़ादी के पक्ष के सर्वदा मतलब सभी, सर्वथा मतलब हमेशा, समर्थिता यानी सपोर्टर, समर्थक हैं। यहाँ जो मनुष्य हैं यह सभी के समानता और स्वतंत्रता के सभी हमेशा समर्थक हैं। अब आगे देखिए, आपका पेज चेंज हो चुका है, अगले पेज पर आप लास्ट पार्ट की तरफ हैं। ये सबसे पहला पैराग्राफ है, यहाँ पढ़ रहे हैं। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रबंधकः गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनाय फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम। यानी महिला सेवा मंडल, क्या लिखा हुआ है? महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम, बच्चों की हत्याओं को रोकने, प्रतिबंधक यानी निषेध करने वाले गृह। बच्चों को मार दिया जाता था पहले उस ज़माने में, बचपन में लोग सोचते थे कि महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी, अंग्रेज़ों के दौर में मुश्किल है बच्चे पालना, तो बच्चों को मार दिया करते थे। और बच्चों में भी किन को मारते थे? वो बालिकाओं को मारते थे, बच्चियों को मारते थे कि बच्चियों को पाल के हम क्या करेंगे, तो पराया धन होती है, इसको पालने से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ जो शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह जो लिखा हुआ है, एक प्रकार से उन्हीं के लिए लिखा हुआ है। तो ये दो सदन हैं, संस्थान हैं, कौन कौन से? महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थानाम स्थापनाएं, संस्थाओं की स्थापना करके सावित्री फुले दंपत्तियों, फुले पति पत्नी, कौन कौन? ये सरनेम है इनका, फुले दंपति, फुले पति पत्नी, कौन कौन सी? सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, ये दोनों दंपत्ति हैं। अवदानम महत्वपूर्णम, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें योगदान, अवदान मतलब योगदान, महत्वपूर्ण किया, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसमें? इस तरह की कई इत्यादि संस्थाएं खोलने में। कौन कौन सी? महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने में फुले दंपति ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, कि सत्यशोधक मंडल जो है उसकी गतिविधियों में भी सावित्री बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। इन्होंने एक मंडल बना रखा था समाज सेवा के लिए, उसका नाम था सत्यशोधक मंडल। तो उसकी गतिविधि, उसकी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी सावित्री बाई जो हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का, इस संस्था मंडल का उद्देश्य था, क्या था? उत्पीड़नाम समुदाय स्व अधिकारन प्रति जागरणम इति, कि उत्पीड़न यानी जिनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित, मारा पीटा जा रहा है, उन समुदाय के लोगों को स्व अधिकारन यानी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के प्रति जागरणम, जागृत करना, उन्हें बताना कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं, तुम बेवजह ही पिट रहे हो, बेवजह ही परेशान हो रहे हो, तुम्हारे अधिकार जो हैं उसके लिए उन्हें जागृत करना, ये इनका उद्देश्य था। किसका? इस मंडल का, जिसमें ये थी। क्या नाम था उस मंडल का? उस मंडल का नाम था सत्यशोधक मंडल। ये आपका पहला पैराग्राफ हुआ। अब दूसरे पैराग्राफ में ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है सावित्री ही अनेकः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री अनेक, बहुत सारी संस्थाओं का प्रशासन अच्छाई से, कौशलेन, अच्छे से संचालित करती थी। बहुत सारी संस्थाओं को जो उनका प्रशासन था अच्छे से चलाती थी। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले सा पीड़ित जनानाम आशंतम अविदरम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष यानी अकाल, अकाल के समय कौन सा अकाल पड़ा था? प्लेग नाम का अकाल पड़ा था। इतिहास में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, भारतवर्ष में 18वीं शताब्दी में बहुत भयानक
अकाल पड़ा था। 19वीं शताब्दी थी उस समय ये। उस समय प्लेग नाम का एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो प्लेग में क्या हुआ था, जितने भी लोग जो हैं पीड़ित हैं उससे, उनके अशांतम अवितरम च सेवाम अकरोत, उनके लिए अशांतम मतलब बिना थके हुए, अविरतम मतलब लगातार सेवा करती थी। कौन? सावित्रीबाई फुले। अकाल के समय प्लेग नाम की जो बीमारी चली थी, उस बीमारी के समय में भी, अकाल के समय में और प्लेग नाम की बीमारी थी उसके समय में भी, जो उसके द्वारा पीड़ित थे उनके अशांतम, उनके लिए बिना थके हुए लगातार सेवा करती थी। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत, और उनकी सहायता, उनकी मदद के लिए जो सामग्री की व्यवस्था की जा सके, इसके लिए सर्वथा मतलब हमेशा प्रयास करती थी। महारोग प्रसार काले, जब महारोग का प्रचार हो रहा था, खूब बढ़ रहा था उसका प्रसार, कौन सा? प्लेग रोग। प्लेग नाम की एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी 19वीं शताब्दी में। जैसे आजकल कोरोना महामारी है, कोरोना का बहुत कहर है, हर जगह हमें कोरोना ही कोरोना दिख रहा है। कई हज़ारों लोग इससे मर चुके हैं और कई ज़्यादा लोग जो हैं इसकी चपेट में आ चुके हैं। बहुत से लोग परेशान हैं इस कोरोना से। तो जैसा कोरोना का कहर है, वैसे ही प्लेग नाम की बीमारी चली थी उस ज़माने में। तो उस समय प्लेग से बहुत लोग मर रहे थे, उसका इलाज ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। उस समय तो अंग्रेज़ों का दौर था, हमारा देश गुलाम था, यहाँ कोई इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, तो लोगों पे क्या बीत रही होगी सोचिए आप। उस समय प्लेग में जो लोग लगे हुए थे, तो उनके बारे में है महारोग, यानी प्लेग के बारे में है। महारोग का जब प्रसार हो रहा था, बढ़ रहा था, सेवताया सेवारता सा, सेवा करती हुई, स्वयं असाध्य रोगेण, स्वयं ये जो है असाध्य रोगेण, असाध्य मतलब बहुत बहुत मुश्किल जो रोग है, इससे ग्रस्त हो गई थी। इनको भी वो रोग लग गया था, ये भी उस भयानक प्लेग नाम की बीमारी से ग्रस्त हो गई थी, पीड़ित हो गई थी। और आगे लिखी है गिनती 1897, यानी कि 1897 तमे ख्रिस्तराब्दे निधनम गता, उस ईस्वी वर्ष में इनका निधन हो गया। 1897 तमे ख्रिस्तराब्दे निधनम गता, इनका निधन हो गया था। यानी कब मरी थी, इनका देहांत कब हुआ था? 1897 में, 1897 में। आगे लास्ट पैराग्राफ में देखते हैं, साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, यानी कि साहित्य की रचना में भी इन्होंने महीयते यानी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। महीयते मतलब बढ़ चढ़ करके हैं, साहित्य की रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़ करके हैं। तस्या काव्य संकलन द्वय वर्तते, उन्होंने उनके 2 काव्य संकलन हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? काव्य फुले, एक पुस्तक लिखी उन्होंने जिसका नाम है काव्य फुले, और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। ऐसे 2 इन्होंने काव्य लिखे हैं जो प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। ये 2 इनकी कृतियाँ हैं, इनके काव्य हैं जो सावित्रीबाई फुले ने खुद लिखे हैं। कौन कौन से? काव्य फुले एवं सुबोध रत्नाकर। आगे लिखा है भारत देश महिलोत्थानस्य, यानी भारत के देश में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए, गहनावबोधाय, गहराई से, अवबोधाय मतलब गहराई से समझने के लिए, सावित्री महोदया, सावित्री जो महोदय हैं, सावित्रीबाई फुले, इनके जीवन चरित्रम अवश्यम अध्येतम, इनके जीवन चरित्र को अवश्यम मतलब हमेशा, अध्येतव्यम यानी अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। किसको? भारत देश में महिलाओं के उत्थान प्रगति में जो सावित्रीबाई फुले हैं, इन्होंने गहराई से अवबोधनाएं, इनके जीवन को गहराई से समझने के लिए हमें इनका अध्ययन करना चाहिए। इस लाइन का मतलब हुआ भारत देश में महिलाओं के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र हमें अवश्य अध्ययन करना चाहिए। और आप सभी को भी इस पाठ को बहुत बार अध्ययन करना चाहिए, जब तक आपको इसका
हिंदी व्याख्या कंठस्थ ना हो जाए तब तक आपको भी इस पूरे पाठ का अध्ययन करना चाहिए। इस पूरे पाठ को पढ़ने के साथ ही आपको इसके प्रश्न उत्तर और होमवर्क अवश्य करने चाहिए। आपका ये पाठ पूरा हो चुका है तो आपको बता दूं कि आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको इसके सॉल्यूशंस के लिंक्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जिसमें इनके प्रश्नोत्तर होंगे, हिंदी तथा संस्कृत व्याख्या होगी, जिसको आप सभी को अनिवार्य रूप से करनी ही पड़ेगी। ये आवश्यक है। इसके साथ ही आप अपने पढ़ाई का, बोर्ड क्लास के एग्ज़ाम का विशेष ध्यान रखें, पढ़ते रहें घर बैठे। कोरोना के काल में जब आप तक यहाँ नहीं आ रहे हैं तब तक घर बैठ के पढ़ाई करें। इस पाठ को अच्छे से तैयार करें। कोरोना में घर से जितना हो सके बाहर नहीं निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मुंह पे मास्क लगा के हमेशा रखें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर बाद में सैनिटाइज करके रखें। अच्छा खाएं पिएं, अच्छे से आनंद करें, मनोरंजन करें और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। तो इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं पूरा होता है। अगली चर्चा के साथ हम सभी दूसरे वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना होमवर्क करें और अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।